तो काम जिया। हेलो। जी मैम, कैन यू हियर मी? Yes, yes, I am actually trying to on the video. ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल। और टुडे जो हम मेंटल हेल्थ डे के ऊपर हम नहीं कर पाए थे, बट हम उस मंथ जरूर कर रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ का हमारा मंथ चल रहा है उसके ऊपर हमारा ये रिलीजियंस का हमारा जो बेस्ट टॉपिक है, और इसके कुछ पॉइंट्स भी मैम हम आज कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल। So let's get started with us with HK Bedi ma'am also. So ma'am, our first question is what is religions? ये है क्या, और इसको हम आई मीन वेट अ मिनट। यस प्लीज, सॉरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थीम मैम? जी मैम, यू आर ऑन म्यूट प्लीज। Thank you, Gaurav. And we are not late because for next 3 years we are going to work on this thing. So, very aptly, it's such a lovely theme which WHO has given us. It's the adversity and the challenges situation which we are seeing. सब देख रहे हैं हम लोग कितने डिजास्टर्स हो रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हों बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज या फिर वो मैन मेड हों जैसे कि वॉर्स हों, और फिर पैंडेमिक का भी नाम लेने से कोविड कुछ कुछ तो याद आता होगा। सो वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू चैलेंजिंग फेस, और इस चैलेंजिंग फेस में भी मेंटल हेल्थ को पूरा ध्यान में लोगों के रखना है। सो इट इज नॉट जस्ट दैट mental health is important, for when there is peace and calm. Mental health becomes और भी ज्यादा important when you are in an adversity, यानी आपदा की स्थिति। फ्लड्स आ गए, बादल फट गए, लैंडस्लाइड्स इतनी हो गई, आगे लग गई, लोग डिस्प्लेस हो गए, रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए घर बार छोड़ के। तो परिस्थिति इतनी गंभीर है, तो उसमें किसी का भी टूटना, अगर कोई टूटे तो कोई वो नहीं है कि हमें उसमें कोई एक स्टिग्मा लेना है, या फिर हमें इस स्थिति में ऐसे लगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया। वैसे भी वैसे भी अगर हम सोशल कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ लें तो हम स्ट्रेसर्स देखते हैं ना इतने। तो अगर हम इन स्ट्रेसर्स को देखें तो सबसे ऊपर तो डिजास्टर है, आपदा है। तो आपदा की स्थिति में अगर हम मानसिक जो है अपना स्वास्थ्य को नहीं ठीक रखेंगे, या उसके ऊपर हम देखभाल नहीं करेंगे, या जो लोग उस मानसिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया उनको नहीं देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये आपदा की स्थिति में सबको एक साथ जो लोग अफेक्टेड हैं सब एक साथ जाते हैं, और एक साथ होके सबको एक साथ ही निकलना पड़ता है क्योंकि वो उस स्थिति में अभी फंसे हुए हैं। तो इस थीम से क्या है कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस नॉर्मल सिचुएशन में तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम अभी भी स्टिग्मा और अवेयरनेस में हमारा प्लेटफॉर्म जो कि पहले से काम कर रहा है, जिसकी अभी डब्ल्यूएचओ ने भी बोल दी है कि बहुत जरूरत है, काम करते रहिए, तो काम करते रहेंगे हम। और उसको यस ले जाके हमको कहाँ जाना है, लेट्स बी ओके को अब तो हमें जाना है सिचुएशंस ऑफ डिजास्टर्स में, उस तक मेंटल हेल्थ को लेके जाना है। मैम, तो यू नो कि भी अभी हम कितना देखा, जैसे अभी जो फ्लड हुआ था पंजाब साइड में, अपना तो एरिया नियर बाय है। तो हमने ऐसा काफी रिलीजियंस का देखा था कि भाई मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे यहाँ पे इस जगह पर काफी थे, जो कि पर्सन्स के माइंड में ये चीज हिट हो रही थी कि भाई हमारे साथ ये ऐसा हुआ।
और उनके साथ मैम क्या हुआ, कितनी फसल खराब हो गई कितनी जनों की। यस तो यस। उसके अकॉर्डिंग वो मेंटली अनफिट रहे, फिर उस चीज को लेके काफी टाइम तक वो बिल्कुल, एक कहते हैं ना मैम कि एक जो हंसता खेलती परिवार की वो बिल्कुल एक सन्नाटा सा हो गया था फैमिलीज में। ये तो हमारे नियर बाय भी काफी हो, उससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, सेम एज इट इज ये चल रहा है। ऐसे डिजास्टर को लेके हम हो सकेंगे कि भाई और ऐसे टॉपिक लेके आएंगे ताकि और पर्सन, मतलब जो स्थिति है मैम देखो वो तो अब एज ए पर्सन तो नहीं है, बट जो नेचुरल हो रही है उसको हम कवर अप कर सके अपने माइंड को, कि जो हमारा माइंड उस सही चीज बात। को डाइवर्ट कर रहा है नेगेटिव में, उस चीज को हम हम्म। कम कर सकें। ताकि ज्यादातर मोस्टली तो मैम ऐसा रहता है कि अगर किसी का कुछ चला जाए तो वो ज्यादातर क्या रहता है, नेगेटिव लेके फिर सुसाइडल केस पे बन जाएगा। यस। अभी अभी अब आई हैव नो आइडिया कि भी ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि न्यूज में भी काफी सुनने को मिलता है सुसाइडल केस के बारे में। हाँ, हम सुसाइड पे कर चुके हैं वेबिनार पर। क्या होता है कि एक मीडिया की कवरेज भी होती है टीआरपी पे, तो सुसाइड बढ़ भी रही है। लेट मी टेल यू, सुसाइड बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसका अंत अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, लोगों को स्टिग्मा में डालेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। तो बहुत कारण है उसके, उस पे भी शायद नोट भी कर लो किसके सुसाइड गेट कीपरिंग पे हम कोर्स ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पे मैंने कुछ बहुत बेसिक लेवल पे सीरीज ले हैं, थोड़े सा एडवांस्ड कोर्स लेट्स बी ओके ले सकता है। तो देन सेकंड है कि हम हम अब स्टिग्मा से हमको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर इसी पे बेसिक पे बैठे रहेंगे नेचुरल सिचुएशंस में, और नेचुरल सिचुएशंस में ही इन पे काम करेंगे, तो हमको अब आगे चल के जाना है। और उस सिचुएशंस में जाना है जहाँ पे इमीडिएट हेल्प नहीं अवेलेबल होती। तो कम्युनिटी का योगदान बहुत रहेगा इसमें। कम्युनिटी को भी इसमें लर्निंग बहुत करनी पड़ेगी, कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कम्युनिटी को प्रिपेयर्ड होना रहेगा। और कम्युनिटी प्रिपेयर कैसे होगी, क्योंकि देखो कोई भी डिजास्टर बता के नहीं आएगा। तो कम्युनिटी अब कैसे प्रिपेयर्ड होगी, वो है जानकारी से, वो वो है बाय नॉलेज विच इज पावर, करेक्ट नॉलेज, मिथ्याओं से दूर जाके सही प्लेटफॉर्म जो इस पे लगे हुए हैं, सही बंदे जो इस पे लगे हैं काम करने पे, उनके पास जाके अपने क्वेश्चन पूछने से। क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो पूरी जिंदगी वो क्वेश्चन ही रह जाएगा। और फिर हमको ना लोगों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ज्यादा थ्योरी से ज्यादा थोड़ी स्किल बेस्ड पे आना पड़ेगा। क्योंकि अब कम्युनिटी में भी लीडरशिप चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटीज अब अब कम्युनिटी में आप देखिए तो उस इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज, जो इतनी बड़ी बड़ी एरियाज हैं, उनमें कोई रिटायर्ड डॉक्टर जरूर होगा, नर्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे, हमारे वॉलेंटियर्स, दे वी यू नो वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ देम। जो हमारे कान नाक मुंह हैं, दे ऑल विल वांट टू लर्न सर्टेन थिंग्स कि हाउ वी कैन मेक द कम्युनिटी प्रिपेयर्ड। और अगर प्रिपेयर्डनेस पे जाएं तो एक ही चीज आती है, दैट इज रेजिलियंस। कि या तो आप अडाप्ट कर लेते हैं परिस्थिति से and you don't break, or if you break then you accept and proper treatment is given, proper counseling is done, proper medications are given, and you become, the sooner you take, जितनी जल्दी आप इलाज लेंगे किसी भी बीमारी में, उतना जल्दी आपका जो है यू विल कम आउट ऑफ इट। क्रोनिक करके सफर करके साइलेंस में इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो Yes. हाँ गौरव बताइए। जी जी बिल्कुल राइट मैम, यू आर राइट कि भाई इस चीज को लेके हमारे को ये चीज करनी होगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे को वहाँ पहुंचानी पड़ेगी, बिल्कुल उस चीज। यस मैम। तो जो भी हम सामान भेज रहे हैं, खाने पीने का, टू शेल्टर का, मेडिकेशन, आप देखिए हम इंजरीज की, मेडिकल इमरजेंसीज की भेज रहे हैं। आई डोंट नो, मैं मेरे को पक्का नहीं पता है, बट क्या हम मेंटल हेल्थ की मेडिकेशंस भेज रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में आ रहा है? एक तो लोग पहले ही होंगे कुछ मेंटली इल, स्टैटिस्टिक्स इतने हाई जा रहे हैं, उनकी दवाइयां बंद हो गई तो वो तो बहुत वनरेबल पॉपुलेशन है। दूसरे
जो लोग टूट गए हैं उनके सिम्टम्स को जानना, पहचानना, एंड उनको कुछ दवाइयाँ शुरू करना, जिसके लिए हमें हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्किल बेस्ड टीम बैठानी होगी। प्राइमरी से टर्शरी, टर्शरी में, सेकेंडरी में तो काफी काम हो जाता है, पर जहाँ हमारे गांव हैं, जहाँ हमारी पीएचसी हैं, हमें वहां तक डॉक्टर्स पहुंचा के स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग के साथ, ताकि जो इमरजेंसीज की दवाइयां हैं, मेंटल हेल्थ की भी, नींद ना आना, एंजाइटी हो जाना, डिप्रेसिव फीलिंग आना, पहले एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाना, वही रोग तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीटीएसडी होगी, फिर वो काफी लंबे तक चलेगी आपकी। पर उसके बाद भी तो, पीटीएसडी के बाद भी तो पीटीजी होता है, हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में जाते हैं। तो कहते हैं ना कि हर पेन से निकल के आदमी कुछ सीखता है और आगे ही बढ़ता है। तो ये सारी चीजें बार बार भूल के ना, दैट विल गो, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ और मैसेज होता है, हम कुछ और देते हैं। तो हमारा मैसेज जिन लोगों को समझ आएगा, जितने ज्यादा उनको समझ आएगा, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। सो बिल्कुल मैम, राइट। दिस इज द मेन थीम। और फिर इस थीम में ये भी है, एक चीज हमें जो नहीं भूलनी है, कि जो मेंटल हेल्थ टीम है ना, उसका भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हमें भरोसा पूरा, वो वी हैव टू कीप अ चेक ऑन ईच अदर। यस मैम, क्यों? अपनी टीम की क्योंकि तरफ से अगर, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबकी गाइडेंस के साथ चलेंगे और एक दूसरे का आई मीन एक्सपोर्ट करके हम चलेंगे, कि अगर किसी को कोई रिलेटेड टू, अगर ऐसा कोई अनदर टॉपिक के ऊपर कोई पेशेंट है या जैसे भी है, तो हम रेफर करके चलें कि भाई उस पर्सन को जो है नीडफुल को वो चीज मिल पाए। सो मैं अब टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से मैं अब लीना मैम से एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा। सो लीना मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्हाट आर द components ऑफ cognitive resilience एंड हाउ टू वर्क ऑफ them, कि हम उन पे वर्क कैसे कर सकते हैं? Yes. Yes, good evening, everyone. And really, I was enjoying the information given by Mrs. Bedi. एंड लाइक ये टॉपिक पर एक्चुअली हमने जिस दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, हम लोगों के यहाँ पर भी वी हैव डन ऑफलाइन, बट people have not taken like the some speakers have not taken cognizance of the importance of educating people about mental health during emergencies, which is the theme of this year. So so ये क्या है? So it is very nice that Bedi ma'am has spoken on that, and we would like her to do a detailed information session on this very aspect of reaching out for help, and crisis के time में साइकोलॉजिकल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, प्रोटेक्शन कैसे हुए, एंड हाउ इन जनरल द कम्युनिटी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. नाउ कमिंग टू माय टॉपिक, दिस इज कॉग्निटिव रेजिलियंस. कॉग्निटिव रेजिलियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निशन क्या होता है एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या होता है. हमारा ब्रेन जो थिंकिंग करता है, and this is basically cognition. The associated activities are like your memory, logical thinking, and then these things are there. So what happens is during any kind of crisis, ये cognitive functions जो हैं, जैसे properly perceiving something, thinking something, retrieving something from memory, problem solving, then हमारे daily life में the brain functions that help us to lead a normal life, these are all cognitive functions. And when you are very emotionally stressed, psychologically impacted, or have some neurological neuropathology or something like that, or any psychiatric disorder, then there is a chance that ये functioning effect होती है. So cognitive resilience, basically resilience, to be explained in simple terms, is that your ability to bounce back to your normal functioning
after experiencing a stressor or a low in your life. And it actually goes beyond just thriving or bouncing back to normal life. It for the people who are really resilient, बहुत strong हैं, उनका ये होता है कि वो उस बैड एक्सपीरियंस से कुछ लेके भी समथिंग वैल्यूएबल टू लर्न इन लाइफ, इट्स अ वैल्यू एडिशन टू देयर इमोशनल स्ट्रेंथ, और वो लेके वो आगे जाते हैं. तो कॉग्निटिव रेसिलियंस इज दिस, that despite all your troubles, I mean anxiety hoए, depression hoए, suicidal thoughts hoए, stress hoए, you are able to think properly, your memory is intact, and this thing, I mean other functioning of your brain is also normal. Okay, so this thing, I mean it is seen that people जिसका cognitive resilience अच्छा होता है, वो diseases like Alzheimer's and associated dementia and associated conditions से भी उनका, even though they may be clinically showing positive, उन लोगों का impact on their cognitive functioning is low. Okay, so ये है this thing, cognitive resilience. And then what are the this thing, components of cognitive resilience? Components of cognitive resilience are cognitive flexibility. What do we mean by components? Components का मतलब है कि cognitive resilience जिनमें है, उनमें क्या क्या गुण होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिससे कि वो कॉग्निटिवली रेजिलियंट हो, या लाइक जिनमें कॉग्निटिव रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग हो. So this is cognitive flexibility. Okay, so cognitive flexibility ये है कि this thing, like आप माइंड को रिजिड करके नहीं रख रहे हैं. ओके, सो रेजिलियंस आपकी कैसी डेवलप होगी, एक डिफिकल्टी आएगी आप में, आपके लाइफ में, सभी के लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, तो यू लर्न टू अडेप्ट योरसेल्फ. ओके, सो वन वे ऑफ थिंकिंग, सपोज एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है. Okay, so you like if you're cognitively resilient, you will think how what is my how should I change my way of thinking to to adapt to the particular need of that situation. For example, अभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, you have new members coming into your family. Suppose you have your your son is married or your daughter is married, new people are coming into the family. तो हम लोग जो कुछ with their interaction, they will be coming forward with their perceptions and all. And अगर हम लोग एडजस्ट करने की नहीं सोचते हैं, we have our own views, there may be chances that कभी हमारे व्यूज को काउंटर करने के व्यूज आए और हम एडजस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से नहीं देखे, तो it may happen that you are hurting yourself out of the expectation that the other person should listen to you and all that. So what happens is, resilience practice करने के लिए हमको adaptable होना चाहिए. Adaptability जिनकी रहती है, हाँ, mental adaptability जिनकी रहती है, it is not only this situation, it may be a new place, or it may be life में बहुत कुछ, like a disease भी आ सकती है किसी को. तो at that time like उसके अनुसार हम like thinking करके we have to basically not be stuck in that situation and feel depressed. Rather, we have to have the flexibility that the acceptance that life में कुछ भी हो सकता है, and we should always be focused on winning over that situation. So Yes, this ma'am. cognitive So, flexibility ma'am, is one. Then problem solving. मैम सॉरी टू से Problem अगेन, solving. क्योंकि ये टॉपिक को अगर हम ऐसे लेंगे तो ये बहुत लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या Yeah, करेंगे, yeah, yeah. स्मॉल पार्ट्स में हम ले लेंगे.
सो टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से, क्योंकि ओके। हमने टाइम 1 आवर का रखा हुआ है, तो हम आपके इस टॉपिक पे बिल्कुल हाँ। इंटरेस्टेड हैं। हम इस पे एक प्रॉपर वो भी लेंगे मैम। हम एक स्मॉल ओवरव्यूज के बेस या पे लेके जाएंगे इसको, ताकि हम एक पर्सन को अवेयर करके हम उनको अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में लेके आ जाएं, या या है ना। या या क्योंकि क्या या है ना या मैम कि इसमें या टॉपिक्स के अकॉर्डिंग फिर हमारा ये रिलीजियंस 1 आवर का टॉपिक नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू लेके हाँ चलेंगे हाँ, तो ये यस यस, 7 to 8 अंडरस्टूड आवर्स तो, अंडरस्टूड। है ना। जी मैम, ओके। सो थैंक यू सो हाँ मच हाँ, फॉर योर तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। या सो बिल्कुल मैम। आई विल कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट जी कॉग्निटिव रेजिलियंस हमको जिंदगी में मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉग्निटिव हेल्थ। माने जो लोग ओल्ड एज में भी, जो लोग अच्छा से सोच पा रहे हैं, मेमोरी जिनका अच्छी स्तर पे है, एंड दे आर एबल टू डू देयर मेंटल फंक्शनिंग प्रॉपरली, उन लोग का कॉग्निटिव रेजिलियंस जो होता है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, और वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उसके जो सब हमारे एस्पेक्ट्स, जो फैक्टर्स जो हैं, we should always try to be cognitively resilient, and the different that in depth we will do it later. Okay, thank you. ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो मैं अभी जो हमारा अभी लास्ट, और लास्ट तो नहीं, आई मीन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं जिया मैम से करूंगा इस बारे में। सो जिया मैम, इम्पोर्टेंस ऑफ Yeah. स्पिरिचुअल रिजिलियंस, और स्पेशली इन स्पिरिचुअल कंट्री लाइक अवर्स कंट्री, यू नो। सो मैम ये क्वेश्चन है Yes, आपके कि भाई आपसे मैं इस चीज का कंफर्म करूंगा कि भाई ये क्या है। जी, sure. Very स्पिरिचुअल्स। good evening to all. Yeah, very good evening to all. Myself Jia. Spiritual resilience. Resilience का meaning अभी अभी लीना मैम ने cover किया. So I will speak about spiritual resilience now. Spiritual resilience in the sense it refers to our inner capacity. हमारी capacity to remain centered, calm, and spiritually connected डिस्पाइट एक्सटर्नल क्योस। बाहर कितनी भी उथल पुथल चल रही है, लेकिन उसका असर इतना हमारे ऊपर अंदर जल्दी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इट इज एन एबिलिटी टू एंकर आवर सेल्फ टू हायर वैल्यूज एंड डिवाइन ट्रुथ्स व्हेन लाइफ टेस्ट आर पेशेंस, होप्स एंड फेथ। मैंने जितना रिसर्च किया, बहुत सारा देखा पढ़ा, और खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है, तो स्पिरिचुअल रेजिलिएंट होना इतना आसान नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है इसमें। स्पिरिचुअलिटी सबको पता है, इट इज नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को जानना, अपनी खुद की वैल्यूज, अपने बिलीफ सिस्टम्स ऐसे बनाना जिससे हम खुद भी स्ट्रांग रहें और दूसरों को भी स्ट्रांग बनाएं। सो स्पिरिचुअल रेजिलिएंट एक बहुत बहुत भारी वर्ड है, जिसको इतनी आसानी से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बट इतना है कि हम उसको डेवलप कर सकते हैं। नॉर्मल रेजिलियंस आता है, बाउंस बैक होते हैं लोग, लेकिन स्पिरिचुअल अगर कोई है बहुत ही, और वो बहुत सारे वैल्यूज और बिलीव्स लेके चल रहा है, और बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेके चल रहा है अपने लाइफ में, जैसे फॉरगिवनेस होना, उसके अंदर हार्मोनाइजेशन, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, इवन आई कैन से काइंडनेस होना, कंपैशन होना, राइट। सो ये सारी चीजें जब हमारे अंदर होती हैं और इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी ही वो आती हैं। ऐसे ही जल्दी से नहीं आता वो वैल्यूज। हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अप्लाई करना इज मस्ट। वो अप्लाई करके जब हम उतने स्ट्रांग बनते हैं, तब हम उतने रिजिलियंट बनते हैं। एक छोटी सी 30-40 सेकेंड्स की मैं स्टोरी बताना चाहूंगी। वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ माइन, वो अपने बेटे के साथ अकेले रहा करती थी। 4-5 साल पहले उसके लाइफ में बहुत ही ड्रेस्टिक, मतलब सिचुएशन आई, जिससे उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं, उसका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, उसके पास जॉब नहीं, बहुत कुछ उसके साथ हो रहा था, तो शी वॉज नॉट एबल टू कोप अप। लेकिन उसके लाइफ में एक स्पिरिचुअल गुरु आप बोल लो, या मास्टर बोल लो, सेक्रेट बुक बोल लो, कोई वो आई उसके लाइफ में, और उसने वो स्टार्ट किया रीड करना भी और थोड़ा सा फॉलो करना, और उसने अप्लाई किया। उसमें जो वैल्यूज थे, प्रैक्टिसेस थे, उसमें माइंडफुलनेस भी आया, उसमें फॉरगिवनेस आया, उसमें ग्रैटिट्यूड आया, डेली प्रेयर्स आया। ये सारी चीजें उसने जैसे अप्लाई करना स्टार्ट की, आज 4 साल के बाद मैं उसको जहाँ देख रही हूँ, इट इज टोटली चेंज। मतलब वो बहुत ही चेंज्ड पर्सन आज मुझे दिखाई दे रही है, एंड शी हैज अ गुड जॉब,
शी इज लिविंग अ गुड लाइफ, नर्चरिंग द चाइल्ड अलोन, एवरीथिंग शी इज डूइंग द बेस्ट। तो मेरा बोलने का मतलब वही था कि एक इनडिस्ट्रैक्टेबल डायमंड लाइफस्टाइल तभी ही आती है जब हम एडवर्सिटीज को फेस करते हैं। क्योंकि जब हम उन एडवर्सिटीज को फेस करते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो गुड हो या बैड हो, जो भी है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और रिजिलियंट, जो स्पिरिचुअल रिजिलियंट लोग होते हैं, वो इन सारी चीजों को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हमें काम रहना है। हमने तो वो सारी चीजें अभी झेल ली हैं बहुत सारी, अब हमें पता है कि ये चीज आएगी और आ भी रही है, तो हमें उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो बहुत सारी चीजें मैंने देखी, प्रिंसिपल्स देखे, जिससे मैं 30 सेकेंड में बोल सकती हूँ। डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मैंने कहा, जैसे कुछ लोगों के लाइफ में मेडिटेशन है, प्रेयर है, ग्रैटिट्यूड है, चैंटिंग है, समथिंग, राइट। दूसरा, स्पिरिचुअल नॉलेज होना, वो नॉलेज आपको आएगा बाय रीडिंग समथिंग। और दूसरा, ज्वाइनिंग द कम्युनिटी, लाइक माइंडेड पीपल एसोसिएशन होना, एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने के लिए इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इंगेज इन सर्विस, जैसे वो बोलते हैं सेल्फलेस सेवा करना, ठीक है, उससे कंपैशन आता है, तो करना चाहिए। और प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड। दूसरा है सीक द इंस्पिरेशन फ्रॉम सम द पर्सन हु इज फॉलोइंग द राइटियसनेस। राइटियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज लोग नहीं समझते हैं, ना ही अप्लाई करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज आती है जैसे ही अंदर, तो स्पिरिचुअलिटी आने लगती है और ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअल रेजिलियंट पर्सन बनता है। पुट द थिंग्स इनटू द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। एक रेजिलियंट सोल जो होता है वो जल्दी, ही और शी डजंट ड्वेल इन द डिस्पेयर, rather they try to see every situation, every experience as an opportunity, as I told before. So journaling करना, gratitude, ये सारी चीजें, माइंडफुल रहना, सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयरनेस जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाकी लोग, उसके लिए आज उनको अवेयर करना कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या, हर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीजें जब वो सीखेंगे, समझेंगे, तभी वो स्पिरिचुअल रेजिलियंट के पाथ पे निकल पड़ेंगे। तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है। और ये वही सिखा सकता है जो खुद उसने अनुभव किया हो और खुद अपनी लाइफ में वो सारी चीजें देखकर, एक्सपीरियंस कर कर स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सो आई थिंक वी ऑल आर हेयर स्ट्रॉन्ग, और हम कहीं ना कहीं दूसरों के लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे और स्पिरिचुअल रेजिलियंट खुद भी बनेंगे, और उसको और अच्छे से बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में और दूसरों को भी सिखाएंगे। एनीथिंग एल्स, गौरव? यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट कंटेंट फॉर अस। सो आई होप, जैसे आपने कहा कि हम इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, और होप सो कि भी जैसे हमारा वन बाय वन जहाँ जहाँ पे भी आप सब अपनी गाइडेंस के हिसाब से एक्सपर्टीज दे रहे हो अपनी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई मैं कह सकता हूँ कि भाई आपको जिस भी स्पेशलिस्ट की मेंटल हेल्थ में नीड है वो हमारे पास अवेलेबल है। कि भाई मुझे एंड थैंक यू सो मच, एक, थैंक यू सो मच गौरव, ये वाला क्वेश्चन देने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ने आज मुझे मजबूर कर दिया बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रीड करने के लिए, आर्टिकल्स रीड करने के लिए। मेरे पास टाइम कम है, वरना मैंने इतना रिसर्च पेपर्स पढ़ा इसके बारे में, खुद तो अनुभव किया ही है, लेकिन मुझे दूसरों का अनुभव भी देखना था। तो आई रेड इट एंड बिल्कुल मैं ऐसे एक ही बात सीखी मैंने। यस जी। यस, एक बात सीखी हमने कि हम अंदर अपने माइंड को क्या फीड करते हैं, उसको क्या खाना देते हैं, वो बहुत 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 महत्व रखता है। तो उसी से ही सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो, क्योंकि आप ही सभी की आई मीन गाइडेंस के बेस पे हम चलते हैं, और जितना हमारे से भी हो पाता है, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैं इतना एडवाइस दे देता हूँ कि सामने वाले को, कि वो एक बार को रेडी हो जाता है कि मुझे वो कंसल्ट करनी है, क्योंकि वो जरूरी भी है मैम कंसल्ट करनी। समटाइम क्या होता है कि पर्सन खुद से जितना समझा सकता है वो समझ जाएगा, लेकिन उसको जब इम्पोर्टेंस पड़ती है आगे की, तो वो नीडफुल जरूर है उस चीज के लिए। अब मुझे ये कहते हुए बड़ी वो होती है कि भाई यस, हमारे पास हर एक स्पेशलिस्ट, अगर आपको पेरेंटिंग को इशू है तो हम पेरेंटिंग के लिए आपको इस टीचर के पास या इस फैकल्टी के पास भेज देंगे।
एज इट इज हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम काम कर रहे हैं, तो होप सो कि हम मिलके एक जो हमारी ये लेट्स बी ओके की स्मॉल फैमिली है इसको ग्रो करेंगे, और साथ में इसके अंदर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करके अवेयर करेंगे, ताकि पर्सन्स के माइंड में उन जो नेगेटिव थिंकिंग है ना वो खत्म कर सके। खत्म इन द सेंस कि उनके माइंड में नेगेटिव जरूर आए लेकिन वो उस चीज को नेगेटिव ले ही ना, वो उसको पॉजिटिव लेके अपनी लाइफ को ग्रो कर जाए। अब मैं आप ही के बेस पे मैं लाइफ ग्रो कर रहा हूँ, मैं खुद नेगेटिव नहीं लेता अब कोई चीज। अब मेरे साथ काफी ऐसी आई मीन सिचुएशंस हर किसी के साथ ऐसी होती है, बट मैं नहीं लेता नेगेटिव। मेरे साथ काफी हैं, आप सभी मुझे समझाते हो, आप सभी के साथ सीखता हूँ, हर एक टॉपिक के बारे में पता करता हूँ, फिर उस टॉपिक पे हम कवर करते हैं। एज इट इज मेरी तरह और भी काफी यंग एज के पर्सन हैं जिनको वो चीज की नीड है, तो होप सो कि हम इस चीज को वहां तक भी लेके जाएंगे। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है मरीन मैम से। तो मरीन मैम काफी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, वो थोड़ा सा बिजी भी थे और मैं भी यस मैम, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। तो मेरा क्वेश्चन मरीन My मैम से है, pleasure. इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रेजिलियंस एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं मैम। So once again, namaste to everyone. Thank you, Gaurav ji, for this wonderful question. I think we have been talking about resilience in terms of personal, personal resilience. वो तो हम बहुत सारे लोग कर लेते हैं कुछ हद तक, बट जब सोशल रेजिलियंस की बात आती है ना, तो वहां पे लोग डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 के बारे में बेदी मैम ने बात किया और कई सारे लोगों ने बात की। तो कोविड-19 ऐसा था कि पूरा पूरा पूरी दुनिया हिल गई थी, but still we all are here sitting in front of, I am here in front of you, you are there in front of me, and the whole world is still running, still working, still achieving what they want, right? People are achieving what they want. तो इसी को हम रेजिलियंस बोलते हैं, सोशल रेजिलियंस बोलते हैं, कि इतनी एक भयंकर बीमारी दैट इज कोविड-19, जिसने हर किसी को हिला दिया, लेकिन फिर भी हम लोग उससे बाहर आए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट इज नॉट ओनली पर्सनल रेजिलियंस, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सोशल रेजिलियंस, क्योंकि हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलजुल के उसको खत्म किया। मतलब आई विल नॉट से एज अ साइंस फैकल्टी, आई विल नॉट से खत्म किया, बट वी आर एबल टू फाइट इट बैक। सो दैट इज व्हाट इज सोशल रेजिलियंस. So it is the capacity of a group or a community to withstand the stress, or you can say bounce back from the difficulties, like social difficulty, सोशल सिचुएशन हो, जैसे कि कोविड-19 हो गया। अभी पंजाब में आप फ्लड्स के बारे में बात कर रहे थे, लोगों को बहुत नष्ट हुआ, मेंटली भी वो लोग बहुत मतलब उनको इफेक्ट कर गए, लेकिन अभी सब लोग बाहर आ रहे हैं। सो इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल रेजिलियंस, इन फैक्ट इट इज सोशल रेजिलियंस, क्योंकि एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप, एज अ फैमिली, जब आप किसी चीज से लड़ लेते हो ना, उसी को हम सोशल रेजिलियंस कहते हैं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी पैंडेमिक में टाइम पर, और इवन अभी फ्लड्स के टाइम पे भी, इट इज नॉट ओनली दैट वी हैव लॉस्ट लाइव्स, इकोनॉमिकली भी हम लोग वीक हो गए थे। अभी भी कई सारे फैमिलीज हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हो गए हैं, लेकिन एज अ फैमिली अगर वो मिलजुल कर इस पर मरीन मैम, मे बी योर नेटवर्क इज नॉट अनस्टेबल। मे बी नेटवर्क इशू हो गया है मैम का, इसी वजह से। सो ठीक है, इस टाइम पे मैं अभी इनवाइट करूंगा मैं मालविका मैम, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी नाइजीरिया से फिलहाल करंटली। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग खदीजा मैम, कैन यू हियर मी? खदीजा मैम, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Yes, yes. Okay, Thank you. thank you so much for coming, for your valuable time also. Thank you. Sorry for being late. I have some other meetings, so I just joined. Yeah, no worry मैम। सो Mhm. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मेरे ख्याल से मैम का नेटवर्क हो गया, वो दोबारा रीजॉइन कर रहे हैं। सो मैं दीपाली मैम से क्वेश्चन करूंगा एक। मैम, जो इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल रेजिलियंस और उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर आस्किंग दिस सॉरी, क्वेश्चन बिकॉज सॉरी टू से मैम, मरीन मैम इज सॉरी, अवेलेबल am नाउ। I am I
audible? Am I या audible? यस यस मैम I'm so ऑडिबल sorry. I don't know what happened suddenly. जी। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ जैसे कि एक हमने मिनट मैम, सॉरी दीपाली मैम, वो नेक्स्ट अभी आपको बारी आएगी। सॉरी ठीक है, यस मैम। जस्ट ओके, तो मैं ये कह रही थी कि कोविड-19 के टाइम में आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ एंड वन साइड माय हस्बैंड गॉट अटैक्ड बाय कोविड-19। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। So there, my mother came in, my whole family came in, and they took care of my husband क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। तो so as a family हम लोग का ना we had developed that social resilience during that time. So the whole family took care of my husband, and he came out of corona pandemic, or you can say the disease, within 15 days. And that didn't happen because of medicine, क्योंकि वायरस के लिए तो एंटीबायोटिक होते नहीं। Help my husband to overcome that. And as somebody said, adaptability is very important. कि हमको ना बचपन से हम ऐसी कई सारी चीजें देख रहे हैं कि कहीं फ्लड्स हो रहा है, कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं फ्लड्स हो रही हैं। सो ऐसे केसेस में ना वी हैव बीन अडेप्टेड टू सम एक्सटेंट, आई वुड से, एंड वी ऑल आर हियर। दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क नाउ। सो ऐसा नेटवर्क जो कि सबको सिखाएगा कि सोशल रेजिलियंस क्या होता है। वी आर गोइंग टू बी द पायनियर्स, आई फील, to tell the world what is social resilience. I'm really happy that you brought me here in front of the whole world and let me speak about what is social resilience. So thank you, Gaurav ji, and thank you everyone. And yes, sorry for the network issue. I don't understand why it happened. Thank you, Gaurav ji. यस मैम, थैंक यू सो मच। आपका मे बी नेटवर्क इशू था, बट ठीक है, हो गया ना टॉपिक, बाकी समझ आया। अच्छा, नो वरी। और दीपाली मैम, आपसे एक क्वेश्चन था जो, वो आप अभी स्पीक कर सकते हो। एंड सॉरी अगेन। यस नो मैम। वरीज एट ऑल। ओके, तो जैसे इमोशनल रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं तो पहले हम लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशनल रेजिलियंस। इमोशंस मतलब क्या, जो हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हमें वरी हो जाती है, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। डिफरेंट इमोशंस एवरी पर्सन हैज। सो रेजिलियंस का मतलब क्या है कि आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी इमोशन, जैसे अगर आप बहुत गुस्से में कोई सिचुएशन आ गई जहां आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो रेजिलियंस का मतलब है आप वापस अपने नॉर्मल सेल्फ पे कब आते हो। अगर आप गुस्से में 4 दिन तक रहते हो, उसका मतलब है आपका इमोशनल रेजिलियंस कम है। अगर आप कोई सिचुएशन आई जहां आपको गुस्सा आ गया लेकिन 10 मिनट में आप उसको भूल कर आगे बढ़ सकते हो, दैट मीन्स यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेजिलियंस। तो इमोशनल रेजिलियंस का मतलब यही है कि आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो इमोशन, वहां से आप वापस अपने नॉर्मल स्थिति पर कब आ जाते हो, ये रेजिलियंस का मतलब है। जैसे हम रेजिलियंस को अगर आराम से समझे बहुत इजी लैंग्वेज में, तो जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो हम जहां तक स्ट्रेच करते हैं और जब छोड़ते हैं तो वापस उसकी जगह पर आ जाती है। उसी तरह से रेजिलियंस भी वैसी है कि आप जो भी इमोशन, जो भी फील कर रहे हो, जहां तक भी आप फील कर रहे हो, लेकिन आप वापस अपनी स्थिति पर आ पाते हो या नहीं आ पाते। इसीलिए इमोशनल रेजिलियंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। अगर आपका इमोशनल रेजिलियंस स्ट्रांग है तो आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसको आराम से फेस कर सकते हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी आप गाइड कर सकते हो। क्योंकि जहां आपका इमोशनल रेजिलियंस स्ट्रांग है तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप कोई सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करोगे, आप 2 मिनट सोचोगे और फिर एक्ट करोगे। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इमोशनल रेजिलियंस का। जहां आपका इमोशनल रेजिलियंस स्ट्रांग है तो आप रिएक्ट करना सिचुएशंस पे छोड़ देते हो, आप सोचकर उस पे सोच समझकर या तो बात करते हो या सोच समझकर कोई स्टेप लेते हो। तो इसीलिए इमोशनल रेजिलियंस बहुत जरूरी है। जहां हम सोचते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई आर्ग्यूमेंट हो गई जहां मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो नॉर्मली कोई आर्ग्यूमेंट में जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप सोचते हो कि जिसके साथ आर्ग्यूमेंट हुए कि वो पर्सन ही ऐसा है, उस पे उसके सारे नेगेटिव थिंग्स हमें दिखने लग जाते हैं।
लेकिन इमोशनल रेजिलियंस में क्या होता है, अगर आपका इमोशनल रेजिलियंस स्ट्रांग है तो आप पर्सन और सिचुएशन जो आप बात कर रहे हो दोनों को आप अलग कर देते हो। आप पर्सन पे नेगेटिव नहीं जाते, आप उन्होंने जो बात की आप समझते हो ठीक है आज इस मोमेंट पे जो बात की है वो नेगेटिव है, कोई बात नहीं, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन जब गुस्सा आने के बाद ये 3 4 5 दिन तक अगर मैं लगातार वही सोच रही हूँ, मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा है, तो मेरा इमोशनल रेजिलियंस बहुत कम है। तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी सारी स्किल्स अपने थॉट्स पे कॉन्फिडेंस रखें, अपना सेल्फ अवेयरनेस रखें कि मुझे जो पता है वो ठीक है। मतलब दूसरों के बोलने से खुद को ट्रिगर नहीं होना है, कोई कुछ भी कहता है आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, आप इमोशनल रेजिलियंस के लिए ये कर सकते हो कि अपनी हॉबीज है या अपने इंटरेस्ट है उसको हमेशा कंटिन्यू करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, लेकिन अगर हम एक हाउसवाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम अगर उनकी इमोशनल रेजिलियंस सोचते हैं तो वो दिन, उनके दिन में वो कितने लोगों के लिए सब कुछ काम कर रही हैं, कहीं से कोई रिएक्शन आता है तो अगर वो सब चीजें अपने मन पे लेने लग जाए तो उनका रेजिलियंस बहुत ही कम हो जाएगा। शी वुड बी डिस्टर्ब फॉर द होल डे। इंस्टेड इफ शी इज वेरी स्ट्रांग, शी हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके खुद के इंटरेस्ट है, खुद के हॉबीज है, तो वो जो भी जिनसे जो बात हुई उसी पर वहां पर वो भूलकर आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए इमोशनल रेजिलियंस में सेकंड स्टेप ये है कि आप अपना खुद का सेल्फ अवेयरनेस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। आप अपने लिए एक रूटीन बनाओ जहां आप नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो डेली, बिकॉज नेचर में टाइम स्पेंड करने से आपके सारे इमोशंस बहुत रेगुलेटेड रहते हैं, काफी काम रहते हैं वो आप, जो आपको हायर एंगर, एंजाइटी, कभी कभी बहुत जेलसी, जो सारे फीलिंग आते रहते हैं वो नेचर में टाइम स्पेंड करने से काफी आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, इमोशंस भी रेगुलेटेड हो जाते हैं। दूसरा, आप अपने बॉडी में मूवमेंट रखो, हमेशा एक्सरसाइज करो या जो भी आपको अच्छा लगता है, डांस करो, म्यूजिक सुनो, वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, दैट विल ऑलवेज एनहांस योर इमोशन। जैसे अगर आप बहुत कभी लो फील करते हो एग्जाम्पल के लिए, तो आप सोचोगे कि चलो आज मैं कुछ म्यूजिक लगा दूं, जिससे आपका ध्यान बढ़ जाता है, आप अपने फेवरेट प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, उससे आपको काफी अच्छा फील होने लगता है। सडनली आपने किसी से बात नहीं की है, आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन जस्ट म्यूजिक सुनने से आप बेटर फील करना स्टार्ट कर देते हो। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर इमोशनल रेजिलियंस। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ जहां आप लिखो खुद के लिए कि मेरे इमोशंस कहाँ ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे अगर किसी की पर्सनालिटी है जिनको बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो कैसे रेजिलियंट बनेंगे, गुस्सा कम कैसे करेंगे? बिल्कुल एक दिन में तो किसी का गुस्सा कम नहीं हो जाएगा, इट इज अ लॉन्ग प्रैक्टिस, इट नीड्स लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, तभी जाकर वो धीरे धीरे आपको बदलाव दिखता है। तो जब उनको ये लिखना बहुत जरूरी है कि पहले मेरे ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, मुझे किन चीजों पे गुस्सा आ जाता है, फिर उनमें से कुछ चीजें ले और उसके लिए पॉजिटिवली सोचे, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखे, तो ऑटोमेटिकली वो वहां से उनका नेगेटिविटी, एंगर जो ट्रिगर हो जाता है वो सब कम हो जाता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वन इमोशन। अगर किसी को इमोशन में वरी का है, बहुत चिंता हो जाती है, हर बात में कोई सिचुएशन आ जाती है चिंता हो जाती है, तो उसके लिए भी एंजाइटी हो जाती है, कई तो पैनिक अटैक तक आ जाता है कई लोगों को। तो इसके लिए भी यही सोल्यूशन है कि आपको जो भी फील होता है आप जर्नलिंग करें, आप लिखें अपने सारे फीलिंग्स। जब आप लिखते हो तो आपका मन, जैसे आप जिससे बात, सबके पास नहीं होते लोग जिनसे वो बात कर सके, या सब में वो भी नहीं होता कि जाके अपनी बातें शेयर कर सके, लेकिन जब वो लिखते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है और वो दूसरे दिन जब वहां जाकर देखेंगे तो लगेगा ये मेरी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है, आई कैन ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं कहूंगी इमोशनल रेजिलियंस के लिए ये कुछ चीजें हैं, जैसे मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, जर्नलिंग है, स्पेंड योर टाइम इन नेचर, हैव योर फेवरेट हॉबीज, लिसन टू म्यूजिक, डांस, वॉक, एक्सरसाइज, जो भी अच्छा लगता है, ये सब करने से इमोशंस हमेशा रेगुलेटेड रहते हैं। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट इमोशनल रेजिलियंस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इमोशनल रिजिलियंस और नॉट ओनली इमोशनल रिजिलियंस, सभी रिजिलियंस की जैसे मैंने सुना है और जैसा आप बता रहे हो उस अकॉर्डिंग तो सभी को उन सबकी नीड है। एब्सोल्युटली। इसमें एक एक पॉइंट हमारा जो है, एक एक पॉइंट हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है कि एब्सोल्युटली। हमको उस चीज के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए।
मैं एक बारी फिर से डॉक्टर एच के बेदी मैम और लीना मैम के पास जाऊंगा अगेन। सो मैम मैं आपसे कंफर्म करूंगा कि हम किस वे में, एक स्मॉल वे में हम सामने वाले पर्सन को एक शॉर्ट मैसेज भेज सके इन रिलीजियंस के बेस पे, ताकि सामने वाला पर्सन उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए एक इजी टू वे में मेथड में, या शॉर्ट एक लाइन टाइप से कि भाई हम उनको ये दे सकते हैं मैसेज। तो लीना आप बोलेंगे कि मैं बोलूं पहले? ओके, मेरा मैसेज गौरव ये है कि जैसे आप समझे कि वेरी करेक्ट कि कोई भी रेजिलियंस तो कम नहीं है, तो आज का सुन के डिसाइड करना है कि हम मुझे किस रेजिलियंस की ज्यादा नीड है। तो एक तो रिक्वेस्ट करूंगी मैं फाइनल मैसेज देने से पहले कि जो भी लोग सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुनेंगे, तो उनको कौन सा दे फील दे शुड मेंशन कि कौन सा रेजिलियंस उन्हें चाहिए जिसपे दे वांट टू वर्क मोर। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी सीरीज उस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा है कि ये ट्रुथ है, बिकॉज इतनी फास्ट एवोल्यूशन ना 100 साल में जितनी हुई है वो उससे पहले हुई नहीं है। मतलब पूरी, मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ डेवलपमेंट, और लास्ट 100 इयर्स का पलड़ा फिर भी भारी है। सो लाइफ इज नॉट गोइंग टू गेट इजियर, बट यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रोंगर। That is the message I want to give. And we have to work towards it as a community. यस मैम, थैंक यू सो मच। लीना मैम, आपकी तरफ से भी एक स्मॉल मैसेज जो हम ऑडियंस तक पहुंचा सके। So, well, I would like to say that resilience is the key to success in life, to move forward in life. तो इसमें यही है कि every positive thing that happens to you is an opportunity to express your gratitude, and any negative thing is a learning opportunity. And keep your mind flexible and be disciplined. You will and understand that life is just a journey, and like it is a temporary thing where you should enjoy the journey and not lose your entire focus to obtaining one particular goal. Enjoy life. That's all. यस मैम, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे क्या था ना कि एक नॉर्मल जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब के बारे में तो एक माइंड में फिट है कि ये वर्ड है एक जो एक टॉपिक के बेस पे है और एक ये इश्यू क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब जो जैसे ये नए नए टॉपिक्स निकलते हैं, रिजिलियंस, कि मुझे भी नहीं आइडिया था कि रिजिलियंस है क्या और ये किस टाइप से हम यूज करते हैं या अपनी इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। लेकिन अब पता लग रहा है, तो ये अगर रिजिलियंस और इन सब पे हम कवर करें तो हमारे को ना तो डिप्रेशन होगा, ना स्ट्रेस होगा, ना एग्जाइटी ज्यादा होगी। वो तो देखो मैम सिचुएशन भी डिपेंड करती है, एग्जाइटी वगैरह हो जाती है, वो एक नॉर्मल बेसिस पे होगी। फिर एक जो रेगुलर बेसिस पे जो एक इलाज चाहिए जिस पर्सन को, ऐसा कुछ ना हो तो वो नहीं होगा। कि मतलब एक हाईएस्ट जब कोई भी चीज हो मैम, कोई भी हैबिट हो, कोई भी किसी चीज का अगर वो हो, मतलब वो चीज हाई लेवल तक चली जाती है तो फिर वो भी दिक्कत करेगी। तो एज इट इज इसके लिए भी मैंने आज मुझे खुद समझने का बड़ा अच्छा मेरे लिए ये पैनल रहा कि मैं समझ रहा हूँ। और मैं आई विल शेयर खदीजा मैम ऑल्सो क्वेश्चन, सो कैन यू प्लीज reply with this question. Wait a minute. I will share a question, ma'am. Okay. Khadija, ma'am, can you hear me? Hello? Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Okay, I will share one question for speak. Okay. Okay. So, how to increase psychological and physical resilience? Thank you so much. Good. I don't know your time right now. Is it evening or afternoon? But in our own place, Nigeria is So, evening ma'am, now. can So you good can evening, you everyone. on your camera also? So I'm in a bit darker place. I don't know if you'll be able to see me, but let me on it. No, see now, ma'am. Yes. Yeah, thank you so much for You coming, can see ma'am. me now? Yes, yes, ma'am.
Okay. So how to I think the way I understand it, some ways to increase psychological and physical resilience, right? So basically, psychological resilience means your mental strength, how well you cope with stress, failure, or changes. So now I will mention some few methods to increase your psychological resilience. Number one, develop a positive mindset. Focus on what you can control instead of what you can't. For example, now, you have exams. That exam, you cannot control it, right? So something that you can't control, it is not in your hand to control it. That means you just don't focus on it. You focus on something you can control. Then next is practice gratitude. Just continue thinking about thankful things you have daily instead of thinking about failure things you failed. So instead of thinking about all those negative things, thinking positive things will help to increase the psychological resilience. So number two, strengthen emotional awareness. Acknowledge your feelings instead of avoiding them. For example, now, you feel angry maybe when you surround yourself with people like in a crowded place. So you don't like it being in a crowded place or negative people. So you just instead of just ignoring that feelings you feel, it's good that you get awareness about that feelings. So number three, build strong social support. Surround yourself with positive, supportive people. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Clear. So I said surround yourself with positive, supportive people instead of negative people that will always judge you, will always look bad on you, like somebody you are trying your best, but they don't see it. They always criticize or see faults in you. So those kind of people are not people you surround yourself with. And then number four, practice stress management. Try mindfulness, prayer, or breathing exercises daily. So for example, now, sometimes you just feel like your mood is switched. Like it's a normal thing. Early in the morning, someone can just feel off. Mood is not good. You just feel like you don't want to talk to anybody. So if you try this breathing exercise, it will help you focus. It will help you then manage the stress. Then number five is set realistic goals and adopt. Breaking big problem into smaller. So this problem is like very, very big in psychological this thing. So some people, they see a small problem as a big problem. For example, now, I have like somebody, negative person, seeing you dressed like the way you like, and they just criticize it that you are so old fashioned, and you take that in heart, you make it a big problem, and then after that you start feeling guilty, you start feeling down on yourself, your self-esteem will start becoming low. So that is not also good. Number six is maintain purpose and value. Have clear personal goal, belief, or sense of meaning. So this thing will give you strength during hard time. So next, I will move to how to increase physical resilience. So physical resilience, shortly summarized to it means body's ability to recover and maintain strong under physical stress or illness. So I will just mention few ways to increase your physical resilience. Number one, get quality sleep. This is very, very important, but in our own nowadays era now, people don't see it as a problem. It is a very, very big problem that break our body
without knowing it. Yes. So the aim for this is to aim for 7 to 9 hour per night, to sleep 7 to 9 hours per night. Maintain a consistent bedtime routine. For example, now, if you want to sleep 9:30 p.m., it should be 9:30 p.m. Immediately 9:30 p.m. take, then go to bed, or 10 p.m. or 8 p.m. Yes, consistent bedtime routine. Number 2, eat nutritious food. Instead of eating junk foods, all those sugary drinks and so on, all those bad energy drinks and so on. So focus on nutritious food like whole foods, for example, fruits and vegetables, lean meats, lean proteins, whole grains, and so on. That is why it's always recommended to cook your food yourself and make it nutritious, healthy, because by eating outside, you don't know how they make it, the hygiene and everything. Next is exercise regularly. So by exercising regularly, for example, walking, cycling, strength training, and flexible exercises. So exercise boosts energy, mood, and immune function. Next is manage stress physically. Engage in activities that relax your body, such as stretching, yoga, deep breath, or massage. Next is avoid harmful habits like consuming alcohol, drinking caffeine drinks before eating anything like early in the morning. That is a normal thing we do, like more especially during office time or school time. Early in the morning, we take caffeine drinks just to give us energy, which is not a good habit. Avoid smoking and use of drugs. Next is strengthen your immune system by maintaining good hygiene, get vaccine, and manage chronic condition properly. Chronic conditions such as all those chronic diseases, because the earlier you control your food, the earlier you manage the chronic disease by getting affected by them. So for example, now, when you are young, you avoid taking sugary drinks because in future you don't want to be diabetic. You are young, you avoid taking too much salty foods, all those junk foods, fatty food, to prevent yourself from getting affected with hypertension, all those heart diseases and so on. So thank you so much. This is all I have to say about this, how to increase psychological and physical resilience. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. And really, thank you so much for your valuable time from Nigeria. So I am excited to introduce again. सो मैं बाकी का भी यही बस थैंक यू सो मच करूंगा कि भाई आप लेट्स बी ओके के साथ जुड़ के रहेंगे और साथ साथ हम जितना हो सकेंगे बाकी फैमिलीज को भी इंक्रीज करेंगे ताकि हम जितना हो सके पर्सन्स के माइंड में ये चीज फिट करना है कि मेंटल हेल्थ, यानी कि जो हमारा लेट्स बी ओके का स्लोगन है, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। है ना, तो हम इसके साथ मिलके एक कोलैब में एक हो सकेगा कि हम सबको मिलके एक टीम बना के चलेंगे और जितना हो सकेगा हम उनके माइंड में ये चीज अवेयर करेंगे कि हमारे लिए मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल हेल्थ को लेके। अगर आपको अभी कोई भी मन में डाउट है या कोई भी मैसेज है जो आपको अगर शेयर करना है तो लेट्स बी ओके का पैनल ओपन है, आप वो शेयर कर सकते हो। एनीवन? यस मैम, बेदी मैम। I would like to give one message. यस मैम। Yeah. कि ज्यादातर मैं आज एज अ प्रोफेसर हूँ तो आई कैन सी आई यूज टू डील विद पीपल एंड यूथ ऑल्सो कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं दूसरों को जानने में। सो आई हैव अ स्मॉल मैसेज कि इन्वेस्ट योर टाइम इन योरसेल्फ,
knowing yourself rather than knowing others. ऐसा नहीं है दूसरों को नहीं जानना है, बट आप ज्यादा से ज्यादा समय खुद को जानने में इन्वेस्ट करिए. दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड हैव अ गुड लाइफ, and you can have a meaningful and purposeful life then. Thank you. दीपाली मैम फ्रॉम योर Even साइड. I would like to add यस a मेरे point here. तो यहाँ पे जो फिजिकल हेल्थ होता है और मेंटल हेल्थ होता है, दोनों हैंड इन हैंड. अगर किसी को फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो डेफिनेटली वो मेंटली वो अफेक्ट करेगा. और जिसको मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है वो कहीं ना कहीं वो फिजिकल हेल्थ में डिटोरिएशन क्रिएट करेगा. फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया. अगर कैंसर पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुशी जो है मेंटली उनको स्टेबल करता है, और जब मेंटली स्टेबल रहते हैं तो फिजिकल हेल्थ में डेवलपमेंट दिखती है. तो दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, तो दोनों को संयम रखना जरूरी है मेरे हिसाब से. यस मैम. Yes, that is correct. I would just like to add, like जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि कभी कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी कुछ ज्यादा, इमीडिएटली हम उसकी दवाई करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं. उतना ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ भी है. और अगर मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज आ जाते हैं जो आपको समझ नहीं आते, तो प्लीज हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है लेट्स बी ओके पे आइए, हमसे कनेक्ट करिए. हमसे आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी कि आपको खुद, कई बार खुद के लिए नहीं लेकिन आसपास के लोगों के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. जैसे आज का टॉपिक था रेजिलियंस, तो रेजिलियंस जैसे गौरव जी ने कहा कि उनको खुद को भी नहीं पता था एग्जैक्टली रेजिलियंस क्या है. तो हमारा यही प्रयत्न है कि हम सबके पास ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको पहुंचाए, और आप हमसे कनेक्ट करें तो आपको सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें, इतने सारे लोग हैं हमसे जुड़े हुए, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, सब कोई है मेंटल हेल्थ के लिए, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे. सो दिस इज माय मैसेज कि प्लीज कनेक्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म एवरीवन. या थैंक यू सो मच मैम, रियली रियली थैंक यू सो मच. लीना मैम आप कुछ कह रहे थे शायद. Yes, sir. यस Actually, मैम. मैं ये कह रही थी कि see, it is said that avoid the thing that makes you unhappy, like people or situations and all. लेकिन कई लोग के अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है ना कि वो पीपल को और वो एनवायरनमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं. दे डोंट हैव अ चॉइस. So in such a case, what resilience is about, learning to live with them, live in those, thrive in those unfavorable situations. तो ये होता है कि हम किस तरीके से टोटली अपने ऊपर फोकस करके यू जस्ट नलिफाई, बिकॉज एक्सटर्नल यू कैनॉट, मेनी टाइम्स यू कैनॉट कंट्रोल. सपोज एज अ हाउसवाइफ उस पर डीवी हो रही है बहुत, तो शी कैनॉट अवॉइड ड्यू टू सम रीजन, शी कैनॉट लीव हर फैमिली एंड गो. तो वो क्या करेगी? We say that surround yourself with good people. Many times this is not possible. They don't have a choice. You cannot surround yourself the way, like choice nahi hai, though you want to. So what will you do in such a situation? तो ऐसे में अपना mental strength बनाए रखना, like practicing mindfulness, practicing this thing, psychological immunity. Psychological immunity भी एक बहुत अच्छा topic है which we can do. So these things, the immunity, then जिसमें mindfulness आए, फिर me time कैसा spend करे, productive, ये सब से that person, in any environment, you यस should मैम. be able to thrive. मैम यू आर राइट. अब इसके साथ साथ जैसे आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हों तो हम इन सब टॉपिक को वन बाय वन धीरे धीरे, जैसे एच के बेदी मैम ने कहा था कि हमारे एक टॉपिक को बनाकर चलेंगे और उनके साथ में कवर अप करते जाएंगे, और जितना उसकेगा हम पार्टिसिपेंट को एज एन दीपाली मैम की तरह की भी हम कनेक्ट करेंगे, और वो है ना कि जोड़ेंगे, और हम उन चीज को कवर अप कर पाएंगे. और रही बात उनकी जो हाउस वाइफ्स की हैं, तो यू आर राइट मैम कि भी वो काफी ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि जिस वजह से नहीं हो पाता. उस चीज पे भी हम टॉपिक कवर करेंगे. और अभी क्या है, अभी हमारा पेरेंटिंग का अभी चल रहा है जो कि माइंडफुल का ही है.
माइंडफुल पेरेंटिंग को लेके 1 वीक का प्रोग्राम है दीपाली मैम का। सो वो स्टार्ट है 10th of November से। होप कि भी हम उस चीज में जितना ज्यादा हम पेरेंट्स को अवेयर कर पाए तो हम उसमें इतना अच्छा, आई मीन टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं, साथ में हम पैट भी कर रहे हैं जो कि पेरेंट असिस्टेंट थेरेपी भी है, 1-to-1 सेशंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारी टीम जितनी भी लेट्स बी ओके की तरफ से है, मैं बताना चाहूंगा सभी को कि हमारी जितनी भी लेट्स बी ओके की टीम है वो अपनी तरफ से हर एक वो कोशिश कर रही है जिससे वो पर्सन्स के माइंड में अवेयर हो सके रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया या हमारी तरफ से अगर कोई ऑडियंस को मैसेज आता है तो हम आपको जरूर इस चीज को दोबारा से हम डिस्टर्ब करेंगे। दोबारा से हम इन पैनल डिस्कशंस को लेके आएंगे ताकि हम अगेन 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 एक भी पर्सन को अगर समझा पाए तो हमारी टीम की फैमिली की जो ये आई मीन जो कोशिश है वो पूरी हो पाएगी। यस मैम। Thank you so ओके। much, Gaurav, for getting us together. Thank you, everyone. यस मैम। Yeah, thank you so Thank you, much ma'am. for your Thank valuable you. time also. Thank So you thank you too so much, for Thank you Sahiza so ma'am. much. Thank you so much for inviting me to Yes, thank you ma'am. this wonderful meeting. Thank you. Thank you. Okay, bye bye all of you. Have a great day and good day for you. Thank you. Bye bye. Bye everyone. Bye, everyone. Thank you.